जनरल कमर जावेद बाजवा आज पाकिस्तान के सबसे ताकतवर मनसब यानी आर्मी चीफ से रिटायर हो रहे हैं। उनकी शख्सियत और उनके दौर का एक जायज़ा लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि कौम को मालूम हो कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फ़ौज की कमांड किन हालात में संभालना पड़ रही है और फिर उनके दौर के इख्तिताम पर मौजूदा हालात के तनाज़र में ही उनका मुहासबा हो। मेरी राय के मुताबिक पॉलिसियों के लिहाज से जनरल बाजवा का दौर बाहैसियत मजमूई खूबियों और खामियों का मुरक्कब था, ताहम ज़ाती हवालों से उनकी खूबियों का पलड़ा भारी है। उनकी पहली खूबी ये है कि वो एक खुले ढुले इंसान हैं और आर्मी चीफ बनने के बाद भी उनकी ये आदत बरकरार रही। बाज़ औक़ात वो बड़ी बड़ी मजालिस में दिल की बात इस तरह कह जाते थे कि खुद उनके और बाज़ औक़ात उनके इदारे के लिए भी मुश्किल का बाइस बनती। दूसरी खूबी ये है कि उनमें गुरूर और तकब्बर नहीं। आर्मी चीफ होकर भी वो मिलते वक्त मुखातिब को इज्जत देते और अक्सर औकात मुझ जैसे मामूली हैसियत के हामिल लोगों को भी गाड़ी तक छोड़ने आते। एक और खूबी उनकी ये है कि अपनी या फौज की बाज़ गलतियों का खुलकर एतराफ़ करते और जाहिर है कि अपनी गलती का एलानिया एतराफ़ करना गैर मामूली लोगों की निशानी होती है। उनकी एक और खूबी ये है कि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की तरह वो अपने इदारे से वाबस्ता लोगों के कैरियर, सिपाहियों की फलाह बहबूद और शहदा के लवाहिकीन का बहुत ख्याल रखते और उनके दौर में उनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे काम हुए। एक और खूबी उनकी ये थी कि ज़ात की बजाय वो अपने इदारे और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हसास हैं। मसलन उन्होंने अपनी ज़ात और अकीदे से मुतल्लिक गलत प्रोपेगेंडा करने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अपने साथ धोखा करने वालों को भी माफ़ किए रखा। लेकिन जब मुल्क या इदारे का मामला आया तो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल तक की सतह के लोगों को सजाएं दिलवाईं। खारजा पॉलिसी के हवाले से उनकी सोच मुनफरद और बाकमाल थी। वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे। दोस्त ममालिक और अमेरिका के साथ भी उन्होंने बेहतर सफारतकारी की। लेकिन इन ज़ाती खूबियों के बावजूद इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके दौर में फ़ौज सियासत में हद से ज़्यादा दखील और मुतनाज़ा बन गई। फ़ौज ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए जो सियासी बिसात बिछाई, उसकी वजह से मुल्क और ख़ुद फ़ौज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा, जबकि दीगर रियासती इदारे मसलन मुकन्नना, अदलिया और मीडिया भी ज़बू हाली का शिकार हुए। लेकिन आखिर में जब उन्हें एहसास हुआ कि इमरान खान नाकाबिल इस्लाह हैं और ये कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत की वजह से मुल्क और फ़ौज को गैर मामूली नुकसान पहुंच रहा है, तो उन्होंने न सिर्फ इस अमल को तर्क किया बल्कि अपनी गलती का बरमला एतराफ़ भी किया। इमरान खान के प्रोजेक्ट के लिए फ़ौज ने सियासत में जो मुदाखलत की, मेरे ख्याल में इस गलती का भी तनहा जनरल बाजवा को ज़िम्मेदार करार देना मुनासिब नहीं, क्योंकि इमरान खान और पीटीआई की सपोर्ट और नून लीग वगैरह की दुश्मनी का प्रोजेक्ट उन्हें विरसे में मिला था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीटीआई को तीसरी कुव्वत के तौर पर खड़े करने के प्रोजेक्ट का आगाज़ 2010 में हुआ था। जनरल राहिल शरीफ के दौर में जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस प्रोजेक्ट पर अमल को तेज तर कर दिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मेमो गेट का बेबुनियाद स्कैंडल बनाया गया और इसी मंसूबे के तहत मुस्लिम लीग नून के खिलाफ धरनों के बाद डॉन लीग्स का ड्रामा रचाया गया था। ऊपर से पैनामा आ गया और इस मामले को खुद नून लीगी क़यादत ने सही तरीके से डील नहीं किया। यूं जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने तो तीन चीज़ें उन्हें विरासत में मिली: एक डॉन लीग्स, दूसरा पैनामा और तीसरा इमरान खान को लाडला बनाने और मुस्लिम लीग व पीपल्स पार्टी के खिलाफ नफरत। यूं जब बाजवा साहब ने कमांड संभाली तो उनके सामने दो रास्ते थे। एक ये कि वो अपनी फ़ौज की सोच को बदलें और दूसरा ये कि वो अपने इदारे की तर्जुमानी करके मुस्लिम लीग नून को ठिकाने लगाएं। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून ने भी जनरल राहिल शरीफ और जनरल ज़हीरुल इस्लाम के दौर का हिसाब जनरल बाजवा के दौर में बराबर करना चाहा, जिसकी वजह से जनरल बाजवा अव्वल ज़िक्र रास्ता अपनाने पर मजबूर हुए। फिर उनकी टीम में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद
اور جنرل آصف غفور جیسے لوگ شامل تھے جو عمران خان کی حمایت اور نون لیگ وغیرہ کی مخالفت میں آخری حدوں تک چلے گئے۔ انہوں نے عمران خان کے حق میں عدلیہ، نیب، الیکشن کمیشن اور میڈیا کو اس بے دردی کے ساتھ استعمال کیا کہ اندھوں کو بھی سیاست میں فوج کی مداخلت نظر آنے لگی۔ دوسری طرف وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان تاریخ کے بدترین اور منتقم مزاج حکمران ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے فوج کو کھل کر خارجی، داخلی سیکیورٹی اور حتیٰ کہ معاشی معاملات بھی ہاتھ میں لینا پڑے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں اگر پاکستان تھوڑا بہت سفارتی اور معاشی حوالوں سے بچا تو وہ جنرل باجوہ کی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ دوسری طرف اس اعلانیہ مداخلت کی وجہ سے فوج سے پی ٹی آئی کے سوا باقی جماعتیں ناراض ہوئیں اور اس کی ناقد بنی رہیں۔ جنرل باجوہ کوشش کرتے رہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ معاملات درست کریں، لیکن عمران خان کی یہ شعوری کوشش کامیاب رہی کہ وہ جب تک اقتدار میں رہے دونوں کو لڑائے رکھا۔ چنانچہ اس روش سے تنگ آ کر فروری 2022 میں فوج نے نیوٹرل بننے کا فیصلہ کر لیا، جس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ غیر آئینی بے ساکھیوں سے قائم عمران کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ فوج کا خیال تھا کہ عمران خان ماضی کے احسانات کو مد نظر رکھیں گے، لیکن انہوں نے احسان فراموشی کی حد کر دی اور فوج یا پھر خود باجوہ صاحب کے خلاف الزام تراشی میں بھی ہر حد پار کر دی۔ اور تو اور تاریخ میں پہلی بار انہوں نے فوج میں پھوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ یوں اب فوج کی کم و بیش وہ کیفیت ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، بلکہ صنم تو بہت ستمگر بن گئے ہیں۔ اب جنرل عاصم منیر اس عالم میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا منصب سنبھال رہے ہیں۔ چیلنجز تو بہت ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کر کے فوج کو سب سیاسی جماعتوں اور سب طبقات کے لیے یکساں قابل احترام فوج کیسے بناتے ہیں۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.